चलो भाई, तो हेडिंग लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1, कॉन्टिन्यूटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1, कॉन्टिन्यूटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1, कॉन्टिन्यूटी। One minute. तो क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए इफ एफ एक्स is a continuous function, if fx is a continuous function on the real line, if fx is continuous function on the real line, given that x square plus fx minus 2 into x, fx minus 2 into x माइनस रूट 3 एफ एक्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से आज प्रैक्टिस करेंगे। माइनस रूट 3 एफ एक्स प्लस 2 रूट 3 माइनस प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। If fx is a continuous function on real line and this is given to you, then find the value of f of root 3. Then find the value of f of root 3. Then find the value of f of root 3. तब तुम्हें f of root 3 की वैल्यू बतलानी है। तो बच्चे मेरे साथ साथ आप करेंगे। यहां पे आप सबसे पहले fx को इन टर्म ऑफ x लिख लो ताकि तुम्हें फंक्शन पता चल जाए, क्योंकि किसकी चर्चा की जा रही है, fx की। इस सवाल में यह कहा गया है कि fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन रियल लाइन। सो फर्स्टली फ्रॉम दिस इक्वेशन यू शुड राइट fx बेसिकली इन टर्म ऑफ x, राइट। तो fx लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे यहां पे देखो भाई, एक्स स्क्वायर इसको मैंने छोड़ दिया, माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3। और बच्चे आप fx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो fx रूट 3 माइनस x आ जाएगा। यू कैन सी हियर, राइट। तो अब आप यहां से अगर fx लिखते हो बच्चे, तो तुम्हें fx की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस एक्स।
अब तुमसे उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है रियल लाइन पे तो f ऑफ रूट 3 बताओ. नाउ यू कैन सी वन थिंग, f ऑफ रूट 3 इज 0 डिवाइडेड बाई 0. चेक करो बच्चे, जब x की जगह पे रूट 3 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 0. और कॉन्टिन्यूटी की पहली और आखिरी इच्छा क्या होती है, पहली और आखिरी, कि जो फंक्शन वैल्यू है x बराबर रूट 3 पे, अगर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो रूट 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है बच्चे वो इसके लिमिट के बराबर होनी चाहिए. राइट? किसके बराबर होनी चाहिए, लिमिट के. बता बच्चे क्या यहां से लिमिट इस फंक्शन का निकाल सकते हैं? आप कोई भी टेक्निक यूज करो, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और फिर लॉपिटल्स रूल, तो हम लॉपिटल्स भी यूज कर सकते हैं भाई. तो यहां पे आप फटाफट से लॉपिटल्स यूज कर लो क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्मेट है. तो बच्चे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आएगा, -2, डिनोमिनेटर से आएगा -1, एंड यू हैव टू पुट हियर x एज रूट 3. तो बच्चे अंत में आप ये बात यहां लिख पाएंगे कि भाई जो आंसर होएगा 2 - 2 रूट 3 होएगा. यानी लिमिट के बराबर फंक्शन वैल्यू होनी चाहिए. इट इज जस्ट टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू रूट 3. इसी वजह से f रूट 3 कितना होएगा, 2 - 2 रूट 3. ठीक, कोई समस्या तो नहीं किसी को भाई? नोट करो फटाफट. थोड़ी स्पीड बनाकर जल्दी से कई सारे सवाल कर लेंगे हम लोग. लिखो अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस have which of the following functions have removable discontinuity at origin not origin, at x equal to 0 लिख लो, क्योंकि हम अपने फंक्शन को इन टर्म ऑफ जो y होगा उसको इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, तो एट 0. तो बच्चे पहला ऑप्शन है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है. बच्चे पहला ऑप्शन है fx जो भी फंक्शन है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 रेज़ टू द पावर cot x. बी ऑप्शन बच्चे fx बराबर cos मॉड्यूलस sin x अपॉन x. सी ऑप्शन fx इक्वल टू x इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाई x. डी ऑप्शन fx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ln मॉड्यूलस x. राइट? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहे तो मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, ये तो इसको दोनों पार्ट थे ना रिमूवेबल के. मिसिंग पॉइंट में क्या था, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आइसोलेटेड में कुछ फंक्शन की वैल्यू दी रही होती थी. तो रिमूवेबल के दो पार्ट थे, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड. खैर
बट यहां पर रिमूवेबल की बात कर रखी तो कोई भी एक होगा चलेगा। देखो मैं दोबारा इस पिक्चर को क्लियर कर देता हूं। अगर ऐसा कोई फंक्शन बच्चे तुम्हें दिखे इस तरीके से, और एक ऐसा फंक्शन कहीं तुम्हें दिखे कुछ इस तरीके से, यहां पे बस फर्क इतना है कि इस केस में भी यह बात लागू हो रही है कि मेरे बच्चे जो फंक्शन की लिमिट है x गोज टू जिस पॉइंट पे ये होल आर है, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट एफ ऑफ ए का पता नहीं। एफ ऑफ ए का तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी? मिसिंग पॉइंट। और आइसोलेटेड में क्या होगा? लिमिट एफ एक्स गोज टू ए, ये एग्जिस्ट करेगा बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो इसको बोलते थे आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपसे रिमूवेबल की बात करी जाए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दोनों शर्त होती है, इट कैन बी मिसिंग पॉइंट, इट कैन बी आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात बिल्कुल चिल है। अगर कोई तुमसे केवल कहे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तुम्हें केवल क्या चेक करना है? लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, ग्राफ में कोई जंप नहीं आएगा। आप कुछ उस होल की वैल्यू लिमिट के बराबर असाइन करके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, राइट? तो बच्चे ये वाली बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो इन सब में यही बात बस चेक करनी है। एट एक्स इक्वल टू 0 की बात हो रही है, आप बारी बारी से सबकी लिमिट देखेंगे, ठीक? अगर मैं इसकी बात करूं कॉट एक्स, क्योंकि जब आप लिमिट पहले निकालेंगे भाई 0 पे, यहां भी लिमिट निकालेंगे 0 पे, यहां भी लिमिट निकालेंगे, यहां भी लिमिट निकालेंगे। चलिए एक एक करके शुरू कर दीजिए भाई इनकी बातें। देखो पहले तो कॉट की पहचान होनी चाहिए लाल। आपको भाई कॉट एक्स से रिलेटेड ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगी कि बच्चे जो कॉट एक्स होता है वो 0 से 180 डिग्री में ऐसा कुछ होता है भाई। ये सब बातें तो अपने टिप्स पे होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक बात है, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको भी पता होती है। अब साथ ही -π से 0 में चलते हैं तो ऐसा कुछ ग्राफ होएगा। अब बच्चे एक बात यहां पे लागू होने वाली है। अगर मैं इसमें चेक करना चाहता हूं किसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो बेसिकली मैं लिमिट चेक करूंगा x बराबर 0 पे, क्योंकि x बराबर 0 पे पूछा हुआ है। तो यानी लिमिट पहले वाले पार्ट के लिए 1/1 प्लस 2 रेज टू द पावर कॉट एक्स, और बच्चे x गोज टू क्या होएगा? 0। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूं, देख भाई जो मेरी राइट हैंड लिमिट होएगी दैट विल बी 0। कैसे लिखा? क्योंकि 0 के जस्ट राइट साइड में कॉट कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पे। तो बच्चे 2 पे पावर इन्फिनिटी लगेगा, 2 पे पावर इन्फिनिटी मतलब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे गया, तो लिमिट 0 पे गई। अच्छा अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे, 2 पे माइनस इन्फिनिटी पावर आएगा, और 2 पे माइनस इन्फिनिटी पावर का क्या मतलब है? 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 1/1 प्लस 0, यानी कि है तो कितना हो गया? 1। सो यू कैन सी हियर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। मींस यहां पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? जंप। और मैग्नीट्यूड ऑफ जंप कितना है? 1 यूनिट का है भाई। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ जंप, राइट? तो बच्चे आपको यह बात पता चल गई कि इसमें तो भैया रिमूवेबल नहीं हो सकती, क्योंकि रिमूवेबल की शर्त क्या थी? LHL शुड बी इक्वल टू RHL। ऐसी बातों की चर्चा तो हो ही रखी है। चलिए लाल, तो ये वाली बात हो गई भाई, यानी ये तो कट गया, ये गेम से बाहर हो गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, बहुत आसान सी बात है। यहां पे sin x अपॉन x और ये मॉड वगैरह लगा हुआ है, तो देखो भाई यहां भी चेक कर लेते हैं। देखो बच्चे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट की बात करूं तो मैं लिमिट चेक करूंगा इस फंक्शन की, एज x गोज टू 0 पे मेरे लाल,
राइट हैंड लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स का कितना होगा 1, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जीरो पॉजिटिव आप पुट कर रहे हो तो ये मॉड वगैरह हट जाएगा। अच्छा जीरो निगेटिव कितना आएगा -1 आएगा, ये मामला चिल है। यानी को मैं राइट हैंड लिमिट यहां लिख देता हूं बच्चे, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई cos 1। और अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो जब आप जीरो निगेटिव पुट करेंगे तो ये निगेटिव हुआ तो मॉड हटेगा, माइनस लग जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर सिंपली साइन एक्स अपॉन एक्स होता तो +1 ही आता इस पे भी, लेकिन -1 आ गया। तो बच्चे यहां बन जाएगा cos ऑफ -1। अरे भाई क्या दोनों वैल्यूज बराबर होंगी? बिल्कुल होंगी भाई, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन होता है, cos -x प्लस cos x होता है, दोनों बराबर हो गए। यानी मेरे बच्चे इसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, x साइन पाई बाई एक्स। देख बच्चे x साइन पाई बाई एक्स की बात करनी है, सो बेसिकली आपको क्या चेक करना है लाल? यहां पे लिमिट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहे तो लिमिट, ठीक है। यानी बच्चे यहां पे लिमिट x इंटू, जैसे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं आप ऐसे थिंकिंग भाई इसमें बिल्डअप करो 0। तो बच्चे अगर मैं साइन पाई बाई एक्स की बात करूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हिम्मत ही नहीं है। ये रब कर दूं या यहां से रब कर देता हूं। चलो भाई अब देखो बच्चे, अगर मैं इस केस की राइट हैंड लिमिट निकालूं तो बच्चे राइट हैंड लिमिट का मतलब सिंपल तौर पे है कि मैंने यहां 0 पॉजिटिव रख दिया। अच्छा साइन पाई बाई 0 पॉजिटिव, यानी भैया साइन के अंदर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी पे जा रही है, ऐसे लिख लेते कॉपी में, साइन के अंदर वाली क्वांटिटी मेरे बच्चे कहां जा रही है? इंफिनिटी पे। साइन इंफिनिटी कहे तो कुछ भी हो रहेगा तो -1 से +1 के बीच में। सो दिस इज बेसिकली ए फिक्स क्वांटिटी, दिस इज बेसिकली ए फिक्स क्वांटिटी विच इज बिटवीन -1 एंड +1। और -1 से +1 के बीच में लाई करने वाली क्वांटिटी को किससे गुणा किया जा रहा है? 0 पॉजिटिव से। तो वैल्यू कहां जाएगी बच्चे? 0 की तरफ। इट कैन बी 0 पॉजिटिव, इट कैन बी 0 नेगेटिव। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं 0 पॉजिटिव होगा, मतलब यहां लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। कोई समस्या तो नहीं है? कोई बोले आपने यहां पे 0 पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? क्यों लिखे भाई? ये 0 पॉजिटिव -1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 नेगेटिव बन जाएगा। ये बात समझ आ रही ना? बट टेंडिंग टू 0 के पास गया। हिमांशु दीदी मामला फिट है? चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं भाई। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट कहे तो बच्चे यहां क्या पुट करेंगे? 0 नेगेटिव इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाई 0 नेगेटिव, ठीक। तो यहां पे बच्चे 0 नेगेटिव इंटू साइन ऑफ -इंफिनिटी, ये भी -1 से +1 के बीच में होएगा, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो आप देख सकते हैं हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू 0 के पास जा रही है। आपने ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में देखा रहा होगा, मैंने x sin 1/x का ग्राफ वगैरह बनाया था। तो यहां पे क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो गए? बराबर, 0 के पास गए, ठीक। तो यहां पे भी कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई? रिमूवेबल। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं भाई। 1 डिवाइडेड बाई ln मॉड्यूलस x लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई ln मॉड्यूलस x लिखा हुआ है। देखो बच्चे, आप x बराबर 0 पे चुपचाप से लिमिट चेक करोगे तो लिमिट 1 डिवाइडेड बाई ln मॉड्यूलस x, और बच्चे x गोज टू 0, ठीक। x गोज टू क्या लिखा? 0। अब देखो यहां पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट लिखूं बच्चे, वैसे आपको ग्राफ में याद होगा ये, तो 1 डिवाइडेड बाई, लेकिन मैं बेसिक से सॉल्व कर देता हूं भाई, जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है दूर कर ले। ln 0 पॉजिटिव क्या होता है बच्चे? -इंफिनिटी। तो 1 बाई -इंफिनिटी कहां गया? टेंडिंग टू 0 पे गया। मॉड लगा हुआ है तो 0 निगेटिव भी आप पुट करेंगे तब भी क्या आएगा? 0 पॉजिटिव बन के आएगा। तो बच्चे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाई ln अगेन 0 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 0 के पास जाएगा।
जरा इसे मैं ग्राफ में शो कर देता हूं, तो यहां से पिक्चर ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। यानी दोनों लिमिट कहां पे जा रही, जीरो के पास जा रही, राइट। चलिए, तो बच्चे यहां मैं ग्राफ बना देता हूं। देख बच्चे, ये ln x का ग्राफ होता है। ये बच्चे किसका ग्राफ है, ln x का। अब बच्चे ln mod x चाहिए, क्या चाहिए, ln mod x कहे तो ग्राफ की सिमेट्री y एक्सिस के अबाउट हो जाएगी, जैसा इधर वैसा इधर दिखेगा तुम्हें। तो ऐसा बच्चे निगेटिव साइड में बना लो आप। देख लेते हैं भाई, अब बारी आ गई ln mod x की। तो बच्चे यहां से मैं ln mod x बनाऊंगा, तो यानी जैसा राइट में वैसा लेफ्ट में, बिकॉज इट इज ए इवन फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसी का रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो। क्या लेने जा रहे हो, इसका रेसिप्रोकल, उल्टा। अब इसको उल्टा करते हैं। ग्राफ का रेसिप्रोकल कैसे लेंगे भाई, ये कठिन बात हो गई है। अरे कोई भी कठिन बात नहीं है, बस ये दिमाग का खेल है। 1 डिवाइडेड बाई ln मॉडुलस x का ग्राफ बनाना है। तो बच्चे ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा, जीरो पे। कहां जाएगा, सबसे पहले ये जहां जहां जीरो हो रहा है वहां पे दो वर्टिकल डंडे बना लो ऐसे। ये वर्टिकल डंडे क्या बतला रहे हैं कि इसका उल्टा इन्फिनिटी पे जाने वाला है, यहां समझ गए ना, क्योंकि फंक्शन जीरो हो रहा है, जब जीरो के पास जा रहा है तो रेसिप्रोकल कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे आप इस फंक्शन का रेंज वगैरह बता पाओगे। अब देखो भाई, अब इसका रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कहे तो जीरो, निगेटिव, बिल्कुल जीरो के पास यहां पे। और ये ऐसे जाते 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 यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो रही, जस्ट ये जीरो पे पहुंचने वाला। देखो ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ते 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 निगेटिव से जीरो पे पहुंचने वाला है। जब इस जीरो पे पहुंचने वाला होगा तो 1/0 निगेटिव इसका आउटपुट रहा होगा। समझ गए ना, तकलीफ हो रही है। देखो बता देता हूं भाई, यहां पे 1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। अगर 1 से स्लाइटली छोटा नंबर लिया जाए तो log की वैल्यू कहां जाएगी, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो। अगर मैं कहूं ln 0.999999 बताओ तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो, निगेटिव के पास, बिल्कुल निगेटिव से जा रही है जीरो की तरफ। समझ गए ना। तो यानी यहां पे आप क्या कर रहे हो, 1 डिवाइडेड बाई जीरो निगेटिव कर रहे हो, वैल्यू कहां जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। यानी ऐसा कुछ बनेगा। अब अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, देखो आप ऐसे चल रहे हैं, जब आप बिल्कुल जीरो के पास थे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, एक्स ऐसे जा रहा, वाई ऐसे बढ़ रहे हैं, और जब आप 1 पे पहुंचने वाले थे, यानी आउटपुट यहां पे लॉग का बिल्कुल इधर आ गया, 1 से जस्ट छोटा, मतलब जब x यहां पे 1 से जस्ट छोटा 0.999999, तो जो आउटपुट है फंक्शन का जीरो से जस्ट छोटा होगा, यानी -0.0000000001। उस पे जब आउटपुट देखेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल का, तो 1/-0.000001 यानी माइनस इन्फिनिटी। और जैसे इसको क्रॉस कर गए बच्चे, 1 को क्रॉस कर गए 1.000001 पे, लॉग का आउटपुट कहां जा रहा है, +0.000001। तो रेसिप्रोकल कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे। वैसे भी एसिम्टोट्स हैं तो इन्फिनिटी वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। अब सिमेट्रिकल ग्राफ है, जैसा इधर वैसा इधर दिखेगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, राइट। जैसा इधर बना वैसा इधर बन जाएगा। ये कंप्लीट फंक्शन का ग्राफ है, रिसर्च कर ली, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 1/ln mod x का ग्राफ है। तो कभी भी जब रेसिप्रोकल वाले ग्राफ आप बनाते हैं तो जहां पे गिवन फंक्शन जीरो हो रहा है वहां पे क्या लाई करता है, एसिम्टोट्स। क्या लाई करते हैं, तो आप वर्टिकल लाइन बना दिया करो फटाफट, ठीक है। अब एसिम्टोट का मतलब है उसके एक तरफ ग्राफ प्लस इंफिनिटी, दूसरी तरफ माइनस इंफिनिटी, या हो सकता है दोनों तरफ प्लस इंफिनिटी पे जाए, लेकिन ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जरूर जाएगा। वो कैसे चेक करेंगे, वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। तभी मेरा मकसद यहां ग्राफ पढ़ाना नहीं, मैं बस आपको ये रिवाइज करवा रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं जीरो के पास यहां पे लिमिट बराबर आ रही है, केवल होल आ रहा है, राइट। इसीलिए यहां पे कैसी डिस्कंटिन्यूटी आई, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी आई। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, बी सी डी। देख लो भाई क्या दे रखा है, हाँ
लिखा हुआ ना मोर देन 1, तभी तो बीसीडी हुआ। नोट कर लो भाई पूरी बात। वैसे तुम्हारा आंसर यहीं पे आ चुका था ना, ये तो बस हमने एक्स्ट्रा बता दिया। तो जिनको ग्राफ पसंद नहीं है भाई बहुत ज्यादा, तो उस तरीके का तौर तरीका यूज, लेकिन थोड़ा बहुत ग्राफ तो आना ही चाहिए। ग्राफ डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, कोई अगर आपसे कहे कि 1/ln मॉडुलस एक्स कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है? 3 जगह, यहां पे, यहां पे, यहां पे। इसका रेंज क्या है? -∞ से 0 ओपन, यूनियन 0 ओपन से +∞, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, चलो भाई पूरी बात नोट कर लो, किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, हम आगे चलने वाले हैं बस। कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है। सेवेंटी 79 पे क्या पूछ लिया तुमने? ठीक है, तो बच्चे यहां पे देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, बहुत छोटा सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस x -3। तो बच्चे आप 1 पे देख लो, 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही? sin 1 आ रही थी, यहीं पर डिसकंटिन्यूटी से हो गई, तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। फिर कहां चेक करेंगे? π/2 पे। π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, π/2 पे राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? वो भी 1 आ रही, π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है साथी, और कोई डाउट है पूछ सकते हो भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, अब लिखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कॉन्टिन्यूटी के कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बाकी आप सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, देखो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हम यूज करने वाले हैं, इसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के पास गिवन इंटरवल में क्या कम से कम एक रूट हो सकते हैं। केवल ये इंफॉर्मेशन किसकी देता है? कम से कम एक रूट की, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितने रूट होंगे। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप यहां नोट कर लो। सबसे पहले पता करना है कि ये अपने लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप नोट करो, लिखो इट गिव्स द आइडिया about at least one solution. It gives idea about at least one solution for the continuous function.
इन ए गिवन स्पैन, या ऐसे लिखो इन ए गिवन इंटरवल, इन ए गिवन इंटरवल, इन ए गिवन इंटरवल। जैसे अब इस थ्योरम को समझने के लिए मैं कुछ बातें आपसे बेसिक डिस्कस करूंगा। देखो बच्चे, मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनना। मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, इसके और भी यूज है, लेकिन अपने लिए सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है, ये नंबर ऑफ रूट बताने के लिए हम यूज करने वाले हैं इसे। तो बच्चे, ए से बी इंटरवल में ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ये बात तुम्हें बतलाई गई है। ये वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल एम है, ये वैल्यू मान लेते हैं स्मॉल एम है, एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी, राइट। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं, इफ देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ डेल्टा बिलोंग्स टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम, यानी अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में एक आउटपुट कहीं ले लिया जाए एफ ऑफ डेल्टा, ये फंक्शन क्या बच्चे मान चल रहे हैं, y बराबर एफ एक्स। तो कोई भी अगर एक आउटपुट एफ ऑफ डेल्टा ले लिया जाए, एफ ऑफ डेल्टा इस तरीके से, इफ देयर एग्जिस्ट एफ डेल्टा बिलोंग्स टू small m to capital M close interval, right? This implies that, ये बच्चे क्या इंप्लाई कर रहा है, this implies that there also exist ऐसे लिखो आप, if f डेल्टा, या देयर एग्जिस्ट रहने देते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एफ डेल्टा बिलोंग्स टू एम टू कैपिटल एम, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट at least one delta belongs to close A to B, for which f of डेल्टा, या हमने f ऑफ डेल्टा मान के थोड़ा वैसा कर रखा है, फॉर विच आउटपुट विल बी, अब ज्यादा अच्छा है, मुझे यहां पे कुछ और सिंबल लिख लेना चाहिए था, बट चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में कोई भी एक आउटपुट लेते हैं, f ऑफ डेल्टा मैंने मान लिया, तो f ऑफ डेल्टा को देने वाला a से b के बीच में कम से कम एक x पक्का होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है। देख लो आप यहां पे, ये डेल्टा रहा, इस पे आउटपुट f ऑफ डेल्टा आया। लेकिन ये एटलीस्ट क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूअस ग्राफ ऐसे भी हो सकते थे, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बच्चे ऐसे भी हो सकते थे कि यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, वो स्मॉल m से कैपिटल M की तरफ जा रहे हैं, और अगर मैं यहां पे कोई f ऑफ डेल्टा कंसीडर कर लेता, कोई आउटपुट इसके बीच में f ऑफ डेल्टा, तो आप देख सकते हैं लाल, इसके करस्पॉन्डिंग आपको तीन इनपुट मिल रहे हैं a से b के बीच में, जिसपे आउटपुट आपको f ऑफ डेल्टा मिल रहा है। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? कम से कम एक तो मिलेगा ना, जो भाई, क्योंकि ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, अगर आप स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में
कौन सा मिनिमम मैक्सिमा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में अगर एक आउटपुट आप लेते हो तो उस आउटपुट को देने वाला कोई ना कोई इनपुट तो होना चाहिए ना, कम से कम एक होगा, ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? ये बात आप नोट कर लो पहले। जल्दी करो बच्चे, जल्दी नोट करो फटाफट भाई। अरे भाई इतनी बात समझ आई अच्छे से? लेकिन ये पूछा जाएगा बिंदु दीदी से, बताओ भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बढ़िया समझ आ रहे? तो अभी तक इसके एप्लीकेशंस नहीं की, आज कर लेंगे। अभी देखो भाई थोड़ी देर में, अभी तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ रहे थे बस। अच्छा, अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो क्या समस्या आती? समझ आ रहा है ना? होता जो आउटपुट आ रहा वहीं पे क्या आ रहा हो? होल। तो वैसा कोई इनपुट कहां मिलेगा तुम्हें? ठीक है ना? इसीलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में ये गारंटी होती है। अच्छा आप देखो बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन बच्चे एफ एक्स है जो कि ए से बी इंटरवल के बीच में, मतलब मैं ऐसे कहता हूं जिसकी वैल्यू ए पे निगेटिव है। ध्यान देना, कोई एक फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ ए बच्चे निगेटिव है एंड एफ ऑफ बी बच्चे पॉजिटिव है। एफ ऑफ ए कहे तो निगेटिव, एफ ऑफ बी कहे तो पॉजिटिव। और यह बात पता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल a to b such that, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c लिख लेते हैं, a से b के बीच में कम से कम एक c ऐसा जरूर होगा सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 0। बताओ सनी भैया इस बात से सहमत हो? ग्राफ a पॉइंट पे निगेटिव है, b पॉइंट पे पॉजिटिव है, a से b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। ऑब्वियसली निगेटिव से पॉजिटिव में आउटपुट को ले जाने के लिए एक बार तो जीरो होना पड़ेगा ना। आप निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव ना, क्योंकि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या बोलते हैं? हो सकता है जहां एक्सिस को क्रॉस करने वाला है वहीं पे होल आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट? ये बात समझ आ रही है? तो देखो बच्चे, यहां पे निगेटिव है, यहां पे निगेटिव है, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है भाई, ऐसे ग्राफ ऐसे 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 इन दिस वे, ऐसे कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा कुछ लाइक दिस। बोलो भाई फर्क क्या पड़ता है? कम से कम एक बार तो क्रॉस किया ही ना, यानी कम से कम। अच्छा, अब जहां ये ग्राफ एक्सिस को कट करेगा वहां पे क्या आएगा? जीरोज। भाई जीरोज का मतलब वो एक्स बताने जहां पे एफ एक्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहे। तो आपके पास यहां पे 3 जीरोज आ गए। जीरो संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत कम भी, ऐसा भी हो सकता था कि भाई ग्राफ ऐसा हो जाए, यहां पे निगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, कुछ ऐसा बन जाता।
बात थोड़ी कम से कम एक बार जीरो होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस थ्योरम का ड्रॉबैक क्या है, ये कम से कम एक रूट की बात बतलाता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बतला पाता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स होंगे, उसकी बात नहीं बतलाता है। बोल साहब ऐसे केस में क्या करेंगे, फिर तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक तभी एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट लिखता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि कम से कम एक सॉल्यूशन की बात ही बतलाता है, ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन होंगे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बतलाता है। समझ गए ना? अभी इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें इस थ्योरम के बगैर कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ग्राफ आप आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो आप साथ साथ भाई ये बात नोट करिए, लिखिए ड्रॉबैक, ड्रॉबैक या लिमिटेशन लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है, नॉट ड्रॉबैक, लिमिटेशन लिखो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम intermediate value theorem can tell only about at least one solution. देखो, it never tells about total number of solution. It never gives information about total number of solution. It never gives information about total number of solution. ये बात समझ आ रही जी? जरा सवाल देखते हैं कैसे रूप रंग के सवाल दिखेंगे। और अगली लिमिटेशन क्या है, दूसरी भी लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी ग्राफ जहां टूटा है नहीं बतला पाया कितने रूट्स आ रहे हैं, राइट? लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। देखो बच्चे, जैसे ये सवाल आया, इफ fx equal to, if fx equal to x raised to the power, if fx equal to x raised to the power 2021 minus x plus 3 sin cube x plus 7 cos पे power 11x plus 3, like this. If this is fx, right, then देख बच्चे पहला सवाल, देख बच्चे पहला सवाल क्या है, लिखो fx has at least one root in, at least one root in close interval 2 to 7. fx has at least one root in -7 to +2. fx
हैज एट लीस्ट वन रूट in -7 to -2, fx has at least one root in -2 to +2. Okay. अब 1 मिनट में इसमें कुछ पेन नहीं चलाना, आपको बहुत कम मेहनत करनी है. So as you know, this is a polynomial function. This is always continuous. This is also continuous for all x. This is always continuous. Again, cos is also continuous, and 3 is of course a continuous function. सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो ओवरऑल फंक्शन क्या रहेगा बच्चे? कॉन्टिन्यूअस. मतलब हर एक इंटरवल में सारे कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. तो इन्होंने कहा भाई एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल. ये देखो, इसका तो रोल ही नहीं भाई, ये तो फनी है. ये तो -3 से +3 के बीच की वैल्यू दे पाएगा बहुत मेहनत करके, और ये -7 से +7 के बीच की वैल्यू दे पाएगा. ये 3 है, क्या है? कुछ नहीं. जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो F2 2 पे पावर 20 21, 2 पे पावर 10 तो 1024 होता है. 11 तो 2048 कितनी आएगी वैल्यू? 48. हाँ, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया. ये बात समझ आ रही है? तो F2 पॉजिटिव होगा निगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाकी सारे बहुत छोटे छोटे हैं. बाकी सारे कैसे हैं? तो F2 इज ग्रेटर देन 0 एंड बच्चे F7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. 2 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, 7 पे भी वैल्यू पॉजिटिव है. ये बात समझ आ रही है? और अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो 2 से 7 में लगातार बढ़ेगा. क्या करेगा? लगातार बढ़ेगा. ये बात समझ आ रही है? भाई 2 के आगे जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, 2 पे पावर बढ़ाते जा रहे हो, तो इसका मतलब कभी ये नीचे तो नहीं गया होगा 0 की तरफ. तो इसमें तो भाई नहीं आएगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? पक्का? बोलो नहीं सर, मान लो दोनों पे 2 पे पॉजिटिव हो और 7 पे पॉजिटिव होता बीच में निगेटिव हो जाए तो? अरे बाबा, वो तो मैंने चेक कर लिया ना कि ये लगातार बढ़ ही रहा है. आप डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो कि स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव. अच्छा, आगे चले. एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन -7 to 2. देख बच्चे, एफ ऑफ -7 क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? और एफ ऑफ 2 अभी देख लिया भाई, पॉजिटिव होगा. तो -7 पे ग्राफ नीचे है और 2 पे ऊपर है, तो कम से कम एक बार तो ऊपर गया होगा ना. तो बच्चे इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन -7 to -2. फील कर पा रहे हो आप लोग? तो एफ ऑफ -7 निगेटिव है, एफ ऑफ -2 भी कैसा होगा बच्चे? बिल्कुल गलत बात है भाई. -2 to +2, एफ ऑफ -2 कैसा बच्चे? पॉजिटिव. +2 कैसा? पॉजिटिव. और -2 कैसा? निगेटिव. पक्की बात है, इसमें भी रहेगा. तो ये सही हो गया. तो इस तरीके से यूज करते हैं. समझ गए ना? अब अगर आपसे कोई कहे कि यहां पे पूरे फंक्शन का ग्राफ बना दो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रेस दिस फंक्शन. ठीक है जी? चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अब आप सवाल भाई अटेम्प्ट करो ढेर सारे.